वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। बरसात का मौसम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी। ये चिलचिलाती गर्मी से राहत देता है और फसलों के लिए पानी भी उपलब्ध कराता है, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, खास तौर से सेहत को लेकर। इस मौसम में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं और स्किन डिजीज भी होती है। कुछ जरूरी सावधानियां बरतकर या फिर डॉक्टर की सलाह से आप बरसाती बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। आज के स्वस्थ किसान में हम इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा बरसात में होने वाली आम बीमारियां, लक्षण और उपचार। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060 और 1800-113061। इस फोन पर कोई पैसा नहीं लगना है, बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें। और आज के इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। तो आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर पीयूष रंजन। आप दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर पूनम पुरी, जो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डर्मेटोलॉजी विभाग में प्रोफेसर और सलाहकार हैं। और साथ ही हमारे तीसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप कुमार देवता। नमस्कार। आप बाल रोग विशेषज्ञ BMMC और सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से हैं। आप तीनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर। बरसात के मौसम में जिस तरह का तापमान और ह्यूमिडिटी होती है, उसमें कई तरह के कीटाणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है। उनकी ये सक्रियता संक्रमण की संभावना को प्रेरित करती है। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी जमा हो जाता है और गंदगी भी। जमा पानी मच्छरों का पसंदीदा ठिकाना है। यही मच्छर मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म देते हैं। बुखार, शरीर में दर्द, ठंड लगना और पसीना आना, ये सब मलेरिया के लक्षण हैं। लेकिन बुखार के साथ साथ रैशेस, सिर दर्द और प्लेटलेट की संख्या में कमी डेंगू की ओर इशारा करते हैं। वहीं चिकनगुनिया के दौरान जोड़ों में दर्द, थकान, ठंड और बुखार आता है। मॉनसून में वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना भी बनी रहती है। इसमें फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन शामिल हैं। इस तरह के संक्रमण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा बारिश में नमी की वजह से चर्म रोग की भी शिकायत मिलती है। दांत, खाज, खुजली होना इस मौसम में सामान्य बात है। साथ ही घमौरियां, फोड़े और फुंसी भी बरसात के दौरान निकल आते हैं। ये बीमारियां फंगल इन्फेक्शन के कारण होती हैं, जबकि फंगल इन्फेक्शन नमी के कारण होता है। जिन लोगों की त्वचा ऑयली है, उनको एक्ने, पिंपल, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स का खतरा भी इस मौसम में बढ़ जाता है। तो आपने देखिए ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर पीयूष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बरसात का मौसम आ चुका है, बहुत तरह की राहतें तो मिलती है, लेकिन जाहिर तौर पर स्वास्थ्य को लेकर हमें सचेत रहना होगा। ऐसे में सबसे आम बीमारियां जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती है और इसके लिए किस तरह से हम सावधान रहें? जैसा कि आपने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में यह बात बताई कि इसमें जो समस्या आती है वो मुख्य तौर पर 3 तरह की होती है जी। एक तो अत्यधिक जल जमाव के कारण जो मच्छर और ये सारे जो जिनका कि जन्म ज़्यादा होने लगता है, तो उसके कारण मच्छर काटने से संबंधित जो बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, उसके होने की संभावना होती है। बरसात के समय में जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं
उनके खराब होने की संभावना भी ज़्यादा होता है। और जो वाटर बोर्न डिजीज जो हम लोग कहते हैं, जो पानी बहता हुआ सा रहता है, उसके द्वारा जो वाटर बोर्न डिजीज जिसमें डायरिया, हैजा और जो दस्त जैसी समस्याएं वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो आम जो सर्दी खांसी बुखार जो वायरल इन्फेक्शन होता है, उसकी भी संख्या, वो भी ज़्यादा संख्या में मरीजों में देखने को मिलती है। तो ये कुछ ऐसे मुख्य बीमारी हैं जो हमें इस मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल, और उसमें कुछ बीमारियां काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है, उनके लक्षणों की पहचान बेहद ज़रूरी है। इनके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन डॉक्टर पूनम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि त्वचा से जुड़ी हुई बीमारियाँ या समस्याएँ भी हम अक्सर बरसात के इस मौसम में देखते हैं, इसकी क्या खास वजह है? जी, जैसे कि देखा जाता है, बारिश होती है, हवा में नमी ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, पसीना बहुत आता है। पसीना ज़्यादा आने के कारण फंगल इन्फेक्शंस, जिसे हम दाद या रिंगवर्म्स कहते हैं, वो हो जाता है। पसीना में बदबू भी आने लगती है। पसीने के कारण फोड़े हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं, हमारे जो स्वेट डक्ट्स हैं ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हमें प्रिकली हीट जो होती है, घमौरियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा पिंपल्स ज़्यादा हो जाते हैं हवा में नमी होने के कारण, और एलर्जीज, एक्जिमा भी बढ़ जाता है। जो कीड़े होते हैं, डिफरेंट तरह के कीड़े आ जाते हैं, रेंगते हैं, उनके काटने से भी इंसेक्ट बाइट रिएक्शंस बहुत अक्सर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, और इससे बचाव कैसे किया जाए और किस तरह से जल्द उपचार जरूरी है, इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे। लेकिन डॉक्टर प्रदीप, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे कि नवजात शिशुओं की अगर बात की जाए तो उनके लिए ये मौसम कैसा है और किस तरह की समस्याएं नवजात बच्चों में आ सकती है? हाँ, इसमें जो बच्चों में आमतौर पे, जैसे डॉक्टर पीयूष ने बताया, बाकी बच्चों में तो वैसे ही है। बाकी नवजात शिशुओं में खास करके अगर कोई अस्पताल में भर्ती है किसी भी कारण से, तो उनके लिए परेशानी की, जैसे कि वो कोई बीमारी लेके आते हैं और कोई बीमारी लेके चले जाते हैं। इसमें क्योंकि किसी को वायरल इन्फेक्शन है, तो नवजात शिशु को वो इन्फेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाता है। किसी को और कोई बीमारियां हैं तो उसको भी वो आने की संभावना होता है। दूसरा, जैसे अभी तापमान में कमी हो जाती है इस दौरान, नवजात शिशुओं का एक है कि उनको अपना तापमान नियंत्रण उतना अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं वो अपने शरीर में। तो उनको ये होता है कि उनका तापमान बहुत कम हो जाता है, जिसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। अगर प्रॉपरली आप केयर नहीं ले रहे हैं टेम्परेचर मेंटेनेंस का, तो हो सकता है कि उनका तापमान नीचे चला जाए। और बाकी जैसे एनवायरनमेंट में बाढ़ की स्थिति में अगर किसी के घर में नवजात शिशु है, उसको हो सकता है कि अगर वो जो उसके खान पान में कंटामिनेशन हो सकता है। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि माँ का अगर दूध पी रहा है, ऐसे मौसम में भी बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। जी बिल्कुल, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। इस समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बच्चों की बढ़े, इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि मच्छरों का इस समय बहुत ज़्यादा फैलाव होता है और उसके वजह से कई तरह की बीमारियाँ होती है, तो उसमें डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है। लेकिन ऐसे में इन बीमारियों को हम समझे कैसे कि किसे चिकनगुनिया है, किसे डेंगू है? लक्षण जो है क्या वो अलग अलग हैं इनके, या फिर एक जैसे लक्षण पाए जाते हैं? देखिए, ये जो मच्छर काटने के कारण जो मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ और डेंगू हुआ, इन तीनों में लक्षण कमोबेश एक जैसे होते हैं, जिसे कि हम लोग नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिम्टम्स कहते हैं। ये मूल तौर पर जो शुरुआती तौर पर जो है तेज बुखार के साथ आता है। कहते हैं कि अगर पहला बुखार इस मौसम में अगर शुरुआती बुखार ही बहुत तेज हो, अच्छा, जैसे 103 104 के साथ हो और शरीर में बहुत तेज दर्द हो, और जो बुखार की जो आम दवाई, जैसे बुखार होने के बाद लोग पैरासीटामोल का टेबलेट ले लेते हैं, उसके बाद भी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा हो और बुखार बढ़ता ही जा रहा हो, और साथ ही साथ अगर शरीर लाल हो गया हो, रैश हो गया हो, तो वो डेंगू की हाई प्रोबेबिलिटी होता है। जी जी। चिकनगुनिया जो है वो डेंगू की तुलना में थोड़ा कम ये देखने को मिलते हैं। ये एक्चुअली 3-4-5 साल में एक बार किसी समय में ज़्यादा ये मिलता है। इसमें होता क्या है कि ये बुखार शुरुआती दौर में तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द होता है। स्पेशली जैसे लोगों में अगर चिकनगुनिया से अगर संबंधित अगर ये बुखार अगर हो रहा है, तो लोग जो है वो
बिछावन से उठ करके वॉशरूम या दूसरी जगह पर जाते समय उनके पैरों में काफ़ी तकलीफ होती है। अच्छा। मलेरिया जो है वो ज़्यादातर दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में अपेक्षाकृत थोड़ा कम देखने को मिलता है। मलेरिया में जो मूल तौर पर अगर हम लोग जो मिक्स टाइप ऑफ इन्फेक्शन ना मिले तो उसको हम लोग जो है इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। जैसे बुखार आया 4-5 घंटे तक तेज रहा, फिर जो है 6-7-8 घंटे से लेकर के 24 से लेकर 36-48 घंटे तक जो है वो कम रहता है, फिर से वो आता रहता है। तो इस तरह के बुखारों के लक्षण को हम लोग इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं, जो कि मलेरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, अगर छोटे बच्चे हैं और उनको अगर बुखार हो रहा है तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, छोटे बच्चे हैं, बुखार आ रहा है, मेरा सलाह है कि पहले तो आप किसी भी पास में जो भी डॉक्टर हैं उनका सलाह लीजिए। क्योंकि छोटे बच्चों में जो बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां हैं, लेकिन उनके लक्षण किसी डॉक्टर को जब दिखाएंगे वो बता पाएंगे कि ये किस तरह का बुखार है। तो डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है। साथ के साथ जो हमारे पैरासीटामोल आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये ना, अब बड़ों में क्या होता है कि आपको एक गोली लेना है, छोटे बच्चों के उनके वजन के हिसाब से देना होता है। तो सारे जो दवाई का मात्रा कितना देना है वो डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे। इसलिए बुखार जब भी हो आप डॉक्टर की सलाह लें। सही पर जैसे दवाई वो बता रहे हैं कितने मात्रा में देना है उसको ध्यान से सुनिए, उतनी मात्रा में दीजिए। अगर ज़्यादा होगा तो कुछ साइड इफेक्ट्स होगा, अगर कम होगा तो वो असर नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को जब भी है आप अपने आप घर पे इलाज ना कीजिए और कोई भी डॉक्टर पास में जो है उनका सलाह लीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर पूनम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, खास तौर पे हमारे किसान साथियों के लिए धान की खेती का भी समय है तो वहां पर भी काफी पानी रहता है खेतों में। इसके अलावा लगातार बारिश से जो एक नमी की स्थिति है वो भी बन जाती है। तो ऐसे में उन्हें किस तरह की समस्याएं जो त्वचा से जुड़ी है वो आ सकती है? क्योंकि धान के खेतों में हम जानते हैं कि पानी भरा रहता है और काफी देर तक उन्हें खेतों में रहना पड़ता है। जी, जब वो पानी में धान की खेती में जाते हैं तो उनके पाँव भीग जाते हैं और जहाँ पर भी गीलापन होता है वहाँ फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं। जी। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उधर भी फंगल इन्फेक्शंस होती है। गीला रखने के कारण और पसीने के कारण भी फंगल इन्फेक्शंस होती है। तो मैं यही बताना चाहूँगी उनको कि जितना हो सकता है अपनी त्वचा को सूखा रखें। अगर वो गीला होते हैं तो अच्छी तरह से पोंछ लें, सूती कपड़े पहने, सूती कपड़े भी पहने और खुले कपड़े पहने। अगर वो खुले कपड़े पहनेंगे और टाइट कपड़े नहीं पहनेंगे तो पसीना जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और गीला जो त्वचा है उसमें नमी नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर फंगल इन्फेक्शन होता है, जो अक्सर बहुत देखने को मिल रहा है, और फोड़े फुंसी भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमारे स्वेट या पैरों को साफ कर ले और उसे सुखा ले अच्छी तरह से। नमी जो है वो नहीं रहनी चाहिए ज़्यादा देर के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ईमेल आया है हमारे एक दर्शक का, उनका सवाल यहाँ पे शामिल करते हैं। प्रीति जी ने सवाल भेजा है अजमेर राजस्थान से। इनका कहना है कि वो अपने बच्चे को काफ़ी देर तक डायपर पहना के रखती हैं और त्वचा में कई बार इसके एक निशान भी देखने को मिलते हैं। तो वो जानना चाहती है कि फिर ऐसे में क्या करे, क्योंकि डायपर पहनाना भी ज़रूरी होता है और जो त्वचा है उसको वो असर भी कर रहा है। तो ऐसे में क्या उपाय है, क्या वो करें? जी डॉक्टर पूनम, आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि कम से कम डायपर पहनाया जाए, क्योंकि डायपर थोड़ा ऑक्लूसिव होता है और गर्मी में जहाँ पर भी पसीना इकट्ठा होगा तो डायपर रैश या डायपर डर्मेटाइटिस हो जाता है। तो जितना हो सके अवॉइड करें, पर कभी कभी बाहर जाना पड़ता है और रात को भी कई बार डायपर पहनाना पड़ता है पेरेंट्स को। तो उसके लिए फिर वो अच्छा सा डायपर खरीदें। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे क्वालिटी डायपर्स उपलब्ध हैं। और फिर डायपर जब हटाते हैं तो त्वचा हटाने के बाद त्वचा को साफ करें। बिल्कुल गीला नहीं रहना चाहिए। और कुछ पाउडर्स होता है जो पसीना एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पाउडर्स जो एंटी फंगल पाउडर्स हैं उनका उपयोग करें। जी डॉक्टर प्रदीप, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे और कुछ सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि छोटे बच्चों को लेके जाना या घर पे भी खास करके बरसात के मौसम में आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बिस्तर गीला हो जाए, इसलिए सब यूज करते हैं, रेगुलर बेसिस में भी यूज करते हैं। उसमें एक चीज जो मैं जोड़ना चाहता हूँ कि डायपर को रेगुलर बदलना है। आपको 6 से 8 घंटे में डायपर चेंज करना है। और दूसरा जो है, जब भी आपने देखा कि बच्चे ने
पोटी किया है तो वो जो पोटी है जो वो ज़्यादा इरिटेशन करता है स्किन को। अच्छा। क्योंकि यूरिन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है डायपर में, वो आजकल जो डिजाइन है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और वो क्रिस्टलाइज होके नीचे उस कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं करता। बट जब भी वो पोटी कर रहा है उसमें इमीडिएटली बदलना है उसको। उसके बाद मैडम ने जैसे बताया उसको पहले साफ करना है, ड्राई करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट डायपर पहनाना है। तो उसमें आपको डायपर रैश ये सारे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रीति जी, हमें उम्मीद है कि विशेषज्ञों की ये जो सलाह है इस पर आप अमल ज़रूर करेंगी। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पीयूष आपसे जानना चाहेंगे कि हम अक्सर देखते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं, तो इसकी क्या वजह होती है? क्या प्लेटलेट्स गिरने का मतलब ही डेंगू है? कितना होना चाहिए आमतौर पर प्लेटलेट्स? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा और आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों को डेंगू और उससे जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट भ्रांति है कि वो प्लेटलेट से कम होना, वो उससे जुड़ी 2-3 बातें बताऊंगा। सबसे पहले कि जो शुरुआती डेंगू में जो प्लेटलेट कम होने की जो प्रक्रिया होती है वो चौथे पाँचवें दिन के बाद से ये होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप शुरुआती समय में डेंगू में अगर आप प्लेटलेट की संख्या कम ना हो बुखार के समय में शुरू के 4-5 दिनों में, तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको कदम ये उठाना चाहिए, जिसमें नंबर 1 ये कि बुखार के लिए सिर्फ और सिर्फ आप पैरासीटामोल दें। कोई और दूसरी दवाई जैसे कि निमेसोलाइड या ब्रूफेन जो तरह तरह के दूसरे इसमें ये होती है, ये बाजार में उपलब्ध है, उसे बिल्कुल भी ना दें। ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेंगू में बुखार बहुत तेज होता है और आमतौर पर वो कम होता ही नहीं है शुरू के समय में। तो उस समय में जो कोल्ड स्पॉन्जिंग है, जो टेप वाटर स्पॉन्जिंग है, वो करें। थोड़े समय तक थोड़ा कष्ट होगा, उसे बर्दाश्त करें और शरीर में दर्द कम हो इसके लिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रॉल ज़्यादा लें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि प्लेटलेट की संख्या से कम होने की वजह से ये उतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है जितना ज़्यादा हम लोग इसे सोशल मीडिया में या दूसरे ढंग से प्रचारित करते हैं। बिल्कुल। आमतौर पर अगर हम ये जो डेंगू में जो प्लेटलेट की संख्या कम होती है वो 10,000 या 20,000 से कम हो, उससे कम में प्लेटलेट चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, नंबर 1। और जो अभी आपकी जगह डॉक्टर पीयूष आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। नागेंद्र सिंह नेगी जी इस वक्त हमारे साथ मंडी से जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी बताएं। मैडम, इस बार भारी बरसात और बाढ़ के कारण जो है वो हमारे परिहार वगैरह सब रजिस्टर भर गया, एलर्जी की लाइन है, नलकों में भी आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम बारिश का पानी पी सकते हैं और कैसे पीना चाहिए उबाल के इस तरह से, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है और वो हवा की वजह से जो बदबू और जो एयरबॉर्न जो डिजीज होती है, गैस्ट्रो के जो डायरिया वगैरह है, तो इसमें संतुलित आहार और दवाइयां कौन कौन सी घर में रखी जाए ताकि अस्पताल तक पहुंच सके, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा है। आइए इसका जवाब देते हैं, डॉक्टर पीयूष बताएं। जी, जैसा उन्होंने कहा कि बारिश के समय में जो जल आपूर्ति है और हम खासकर हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं, वहाँ बारिश के कहर के कारण जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो गई हैं। तो ऐसे में अगर पानी की बिल्कुल कमी हो और पीने के लिए जो साफ पानी अगर नहीं मिल पा रहा हो, तो क्या दूसरे पानी को पिए या अगर पिए तो उसको किस तरह से पिए, इस संबंध में अगर मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले पानी को छान लें और जो एक होममेड फिल्टर जिसे कहते हैं, जो कैंडल बेस्ड फिल्टर है, अगर वो काम कर रहा है तो उसमें डाल करके पानी को फिल्टर कर सकते हैं, या नहीं तो आप 3-4 अलग अलग मटके को डाल करके सबसे ऊपर में आप चारकोल रख सकते हैं, फिर छोटे पत्थर रख सकते हैं और सबसे नीचे में आप बालू रख सकते हैं और फिर आप कपड़े से द्वारा उसे छान करके बूंद बूंद करके आप उसे जैसे नॉर्मल जो हम लोग फिल्टर करते हैं, नेचुरल होममेड फिल्टर कहते हैं, उसका ये कर सकते हैं। और जैसा उन्होंने बताया, इस फिल्टर्ड वाटर को भी आप उबाल लें तो आप मजबूरी में, जबकि आपको अभी के समय में जहाँ पर कि बाढ़ में के कारण जो पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वो पीने का पानी आप पी सकते हैं। जी नागेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस जवाब से बाकी तमाम लोग भी जो ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं, जो बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं, उन्हें भी फायदा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ स्वस्थ किसान कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो
या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बरसात में होने वाली आम बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी इस विषय से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। विष्णु सिंह गौड़ जी जोधपुर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग विष्णु जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी डॉक्टर हो किसी भी इलाज की बीमारी के लिए सबसे पहले 100 mg की टैबलेट देता है, उसके बाद 300 mg की टैबलेट देता है, उसके बाद 600 mg की टैबलेट देता है, तो धीरे धीरे डोज क्यों बढ़ाता है, सीधा डाइट डोज ज्यादा क्यों नहीं देते हैं? डॉक्टर पीयूष, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं इनका प्रश्न ठीक से अगर मैं ठीक से सुन पाया तो वो ये कह रहे हैं कि डोज को धीरे धीरे क्यों बढ़ाते हैं। जी जी। देखिए विष्णु सिंह जी, डोज जो है वो क्रमशः बढ़ाए जाने का किसी इक्का दुक्का बीमारी में ऐसा इलाज में हो सकता है, लेकिन अमूमन जो डोज जो है वो इस बात से पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का बॉडी वेट कैसा है। जी। तो मूल तौर पर आप एक सामान्य जानकारी को रख लें कि डोज किसी भी एक बीमारी में, किसी खास बीमारी में जो है वो किसी पर्टिकुलर दवाई का डोज एक ही रहता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शायद कई बार ऐसा लगता होगा कि बीमारी में जो शुरुआती समय में एक टैबलेट दी गई, अगर बाद में वो ठीक नहीं हो रहा तो धीरे धीरे कोई और दूसरी टैबलेट ऐड कर दी गई। ऐसा जो है वो कई और बीमारी जांच में जो अगर कोई नए लक्षण आए या कोई नई इंफॉर्मेशन आई उसके आधार पर किया जा सकता है। इसे एक जनरल रूल मानना वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं होगा। जी विष्णु जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पूनम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बरसात के इस मौसम में हम देखते हैं कि कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा पनप रहे होते हैं और कई बार कीड़े मकोड़ों के काटने से त्वचा में कई तरह की समस्याएं आ सकती है। मैं चाहूँगी इसके बारे में हमें बताएं कि अगर त्वचा में किस तरह की समस्या आ रही है कि हम समझ सकते हैं कि कीड़े मकोड़े ने काटा है और ऐसे में करें क्या। जी, क्योंकि बरसात बहुत हो रही है तो क्या होता है कि कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं जी। और कई लोग जमीन पर सोते हैं और कई लोग क्या करते हैं कि कपड़े जो हैं वो बाथरूम के पीछे हैंग करते हैं, तो कीड़े मकोड़े उनमें भी चले जाते हैं। जी, जी। तो जब वो रात को कपड़े बदलते हैं या जब वो रात को सोते हैं जमीन पर तो उनको कीड़े काट लेते हैं और इससे कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस होता है। जो ये कीड़े होते हैं जहरीले होते हैं, जब ये काटते हैं तो इनके अंदर एक केमिकल होता है जो त्वचा में चला जाता है और उससे इरिटेशन होती है। तो एक्जिमेटस रिएक्शन हो जाता है, त्वचा लाल हो जाती है, कई बार उसमें ऊजिंग होने लगती है, छोटे छोटे महीन दाने होते हैं जिनमें पानी निकलता है, बहुत खुजली होती है। तो हम मरीजों को यही कहते हैं कि बारिश के मौसम पर जमीन में ना सोएं और जब भी कपड़े पहनते हैं या चादरें मैट्रेसेस होते हैं उनको भी झाड़ें, चादरों को भी झाड़ें, ताकि जो अगर कीड़े छुपे होते हैं वो हट जाएं। जी जी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सीधे उनका सवाल लेते हैं। कैलाश प्रजापति जी उज्जैन मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि बरसात के मौसम में ठंडी भी होती है और गर्मी भी होती है, क्या इससे इन्फेक्शन फैल सकता है? जी डॉक्टर पीयूष बताएं। जी, ये मौसम बदलने की वजह से जो तापमान में तापमान में जो उतार चढ़ाव की वजह से जो देखिए इसमें इन्फेक्शन की दूसरी वजहें होती हैं। जो मूल तौर पर जो और दूसरे जो मुख्य वजह ये होती है कि इसमें बरसात में जो पानी जो होता है वो साफ नहीं मिल पाता है, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, ज़्यादा
आर्द्रता के कारण जो है, जो बाहर में रखे हुए जो भोज्य पदार्थ हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, वो ज़्यादा खराब होने की संभावना होती है। तो सुबह का खाना शाम तक लेकर के खाएं, वो टेम्परेचर और उसकी वजह से वो उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन की संभावना होती है। जी तो ये कुछ प्रमुख वजह है जिसके कारण कि बरसात के मौसम में जो है इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी संवेदनशील होते हैं, तो तापमान में ये जो उतार चढ़ाव होते हैं उनसे वो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं? तापमान में जो उतार चढ़ाव होता है, इससे ज़्यादा जो हमारा ह्यूमिडिटी और आर्द्रता कहते हैं या मॉइस्चर कहते हैं जी, वो जो ज़्यादा होता है वो मेन कल्प्रिट है जो बीमारियों का, इन्फेक्शन का। साथ के साथ वही जो पानी, साफ खाना। तो साफ पानी आपको जो इस दौरान थोड़ा सा, जैसे बारिशों में फिल्ट्रेशन प्लांट में भी पानी आ जाता है, तो उसमें पानी का क्वालिटी थोड़ा सा खराब होने की चांसेस भी रहता है। तो बेहतर है इस दौरान आप थोड़ा सा अगर पानी को उबाल के पिएं, छान के पिएं तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ के साथ मौसम से वैसे उतार चढ़ाव से कोई बीमारी नहीं होता, उसका अलग कारण होते हैं जिसके वजह से, जैसे कि आपके कीड़े, जैसे मच्छर, ये पनपना शुरू कर देते हैं इस तापमान में। तो नहीं तो उतार और चढ़ाव में इसमें शरीर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो मॉइस्चर है या पानी की खराबी के कारण, या फिर हमारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं जो कि हमारी बीमारी करते हैं, उनका पनपना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के लिए हमें सारा बीमारी होता है। जी। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पीयूष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्लेटलेट्स से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे। प्लेटलेट्स घटते ही लोग खौफ में आ जाते हैं, जैसे कि आपने भी बताया, तो बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय करने लग जाते हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से प्लेटलेट्स को बढ़ाया जाए सही तरीके से। जी, ये बिल्कुल सही। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि प्लेटलेट एक बार अगर कम हो जाता है तो वो खुद ब खुद वो उसकी संख्या बढ़ती है। कोई भी भोजन पदार्थ को खाने से प्लेटलेट नहीं बढ़ता है। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि कोई भी भोज्य पदार्थ खाने से प्लेटलेट नहीं बढ़ता है। कई बार लोग पपीते का पत्ता हो गया या गिलोय हो गया या बकरी का दूध हो गया, इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं और इससे किसी भी तरह से प्लेटलेट की संख्या नहीं बढ़ती है। इससे नुकसान कैसे हो सकता है? जैसे जो पपीते का छाल हो गया या ये सारी चीज़ें हो गई, तो इन सभी चीज़ों को खाने की वजह से गैस्ट्राइटिस ज़्यादा हो जाता है। कोई भी दवाई खाने से प्लेटलेट की संख्या नहीं बढ़ती है, इसलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रख लें, नंबर 1। नंबर 2, प्लेटलेट कम होने से 50, जैसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 1 लाख से कम हो तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, 50,000 से कम हो तो और ज़्यादा, 20,000 10,000 से कम हो तो ऐसा करके कई बार जो है कुछ शरारती तत्व जो होते हैं, जो इसका गलत फायदा उठाना लगते हैं, वो मरीजों को डरा करके या मन में डर फैला करके, जब जो जरूरी नहीं भी है तो भी कई तरह के जो है वो कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल प्लेटलेट चढ़ा रहे हैं या कोई फ्लूइड चढ़ा रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है। ऐसा बिल्कुल ना करें। 10,000, 15,000 या 20,000 अगर हो तो उससे कम में ये जो ब्लीडिंग की संभावना जो होती है वो बिल्कुल नील रहती है। प्लेटलेट कम होने की वजह से जो मौत होता है वो मौत कभी भी एक इम्पॉर्टेंट कारण नहीं है। जो डेंगू में इम्पॉर्टेंट मौत का कारण रहता है वो एक्सेसिव फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी डर से कई बार हम लोग खून या दूसरे ब्लड प्रोडक्ट्स जो चढ़ा देते हैं, या कई बार जो है हम लोग जो है वो दूसरे जो आईवी फ्लूइड्स जो अलग अलग तरह के होते हैं वो चढ़ाते हैं, उसकी वजह से ये फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, वो इम्पॉर्टेंट कारण है। इसलिए प्लेटलेट की कमी के मिथ को अपने दिमाग से निकाल दें। जो आपके साथ, जो आपके घर के आसपास जो प्रमाणिक जो अस्पताल है, प्रमाणिक डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र सरकारी अस्पताल है, वहां जाएं और प्रमाणिक जानकारी लें। अपने मन में पहले से कोई खौफ ना बनाएं और किसी भी तरह का कोई अन्य जो डॉक्टर से, कई बार हमारे अस्पताल में भी मरीज जो है वो भर्ती भी हैं तो वो छुपा करके कई दवाइयां लेते हैं और इसकी वजह से जो उनके लिवर एंजाइम बढ़ जाते हैं और उनको तेज उल्टियां होने लग जाती है। तो इन बातों का विशेष तौर पर फायदा के बजाय नुकसान हो सकता है, इसलिए जो डॉक्टर हैं उनकी सलाह के अनुसार ही दवाओं का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं, एक ईमेल भेजा है हमारे एक दर्शक ने, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। शारदा देवी जी ने हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से सवाल भेजा है और वो जानना चाहती हैं कि डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो कब काटते हैं, कब सावधान रहने की जरूरत है। जी डॉक्टर पीयूष। डेंगू और मलेरिया, विशेष तौर पर डेंगू का जो मच्छर होता है वो दिन के समय ज्यादा काटता है, ठीक है, और मलेरिया का मच्छर जो वो रात के समय ज्यादा काटता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जिन एरियाज में जो है वो मलेरिया ज़्यादा है
तो वहाँ रात को सोते समय मच्छरदानी जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, ये एक जनरल रूल है, लेकिन डेंगू के में भी जो है आजकल जो लाइट ज़्यादा रहता है इन घर के अंदर में, तो मच्छर भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और रात के समय भी काट सकते हैं, लेकिन ये एक रूल ऑफ थंब है। तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन क्या है कि जिन एरिया में डेंगू ज़्यादा हो रहा है वहाँ दिन के समय में लोग पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, जैसे वो अपने शरीर का जो खुला भाग है उसको उसको कम से कम रखें, पूरी बाह वाली कमीज पहने, पूरे ये जो पतलून पहने वो पैर तक वो मौजे ये सब पहन करके निकलें। और बच्चे जो घर से बाहर खेलने के लिए निकलें तो जो तरह तरह के जो मॉस्किटो रिपेलेंट जो बाजार में उपलब्ध हैं उसका वो प्रयोग करें ताकि मच्छर कम से कम काटे। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपने आसपास अगर हर आदमी एक सप्ताह में सिर्फ 1 घंटा समय दे और अपने आसपास के 100-200 मीटर को देख करके ये देखे कि कहीं पर भी कोई भी पानी जमा नहीं है जी, तो वो उस तरह से वो मच्छर को पनपने से रोक सकता है। देखिए जो मॉस्किटो का साइकिल ये होता है कि जब तक कोई भी पानी जो है वो 7 से लेकर के 21 दिन तक जमा नहीं रहता तब तक मच्छर उसमें पनपते नहीं है। तो बारिश का मौसम आना शुरू हो गया है, तो जहां कहीं भी अगर घर के आसपास अगर कोई बर्तन या कूड़ा या ऐसा कहीं है जहां मच्छर पनप रहा है तो आप उस जगह को साफ कर दें। मच्छर होगा नहीं तो डेंगू होगा नहीं, और बचाव हमेशा इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल को यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ईमेल के जरिए सवाल भेजा है प्रियंका जी ने हाथरस से। वो जानना चाहती हैं कि 4 साल का उनका बच्चा है और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकती हैं। डॉक्टर प्रदीप बताएं। इम्यूनिटी तो एक सबके पास है, सबका इनहेरेंट है। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि पैदाइशी आपकी इम्यूनिटी कम हो सकता है, कुछ बीमारियां हैं जैसे एड्स, उसमें इम्यूनिटी कम हो सकता है। वैसे हमारा अगर इम्यूनिटी जो बॉडी में है उसको बरकरार रखने के लिए एक ही चीज़ है, आप अच्छे आहार दीजिए, उसका अच्छा खान पान दीजिए उसको। बाकी आपको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अगर आप उसको एकदम अच्छे खाना खिलाएंगे जो पौष्टिक हो, जिसमें आपका प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स हो, जो आपके खाने में रोटी, दाल, सब्जियां, हरी सब्जियां, ये होना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ प्रोटीन के लिए आप अंडा वगैरह दे सकते हैं। जो वेजिटेरियन है वो दाल अच्छी मात्रा में खाएं, और हरी सब्जियां, फल, ये सारे खाएंगे तो आपका इम्यूनिटी वैसे स्वस्थ ठीक रहेगा। बच्चों को टीका जरूर लगाएं। कुछ हैं जिसमें कि आपका जो जानलेवा बीमारियां हैं उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे टीके हैं, सबको लगाना है बचपन में। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि बच्चों का टीकाकरण कराना बेहद जरूरी है समय पे। इसके बारे में जानेंगे आपसे आगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। विजय कुमार जी छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विजय जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार। जानना चाहता हूँ कि इस मौसम में सांप या बिच्छू जैसे काट ले किसी को, जी जी, तो लोग क्या जागरूक हैं नहीं कि अस्पताल जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? मतलब अलग अलग नुस्खे और तांत्रिकों के पास जाते हैं जी, तो सही नियम क्या है सांप बिच्छू काटने पे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल है आपका। आइए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर पीयूष। ये बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा। जो कार्यक्रम के शुरू में भी जो हम लोग धान के खेत में किसान भाइयों के काम करने की बात समझ रहे थे, और इस दौरान जो है बारिश में जो सांप और जो दूसरे बिच्छू और के जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं, जो उनके बिल में पानी आ जाता है, तो ये सांप और दूसरे जो ये जो जीव जंतु वो बाहर निकल करके स्नेक बाइट के केसेस जो है कई गुना बढ़ जाते हैं बारिश के मौसम में। तो क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए जी। क्योंकि 80 से 90% सांप जो होते हैं वो बिल्कुल भी विषधार, उसमें ये विष नहीं होता है और उसके काटने से किसी भी तरह से मौत नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया कि आप जैसे जो काटे हुए जगह पर कहीं पर भी आप काट करके या ऐसा करके या उसको तेजी टॉर्निक में बांध करके जो हम लोग करते हैं, या जैसा फिल्मों में दिखाता है कि दांत से या ऐसे करके विष को चूसने की कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। और जब कभी भी सांप को ये हो तो आप उस पार्ट ऑफ द लिम्ब को, जो जैसे कि ज्यादातर हमारे हाथ पैर में ही काटता है, उसको आप स्टेबलाइज कर दें, उसमें आप मूवमेंट को कम से कम कर दें। आप नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जितनी जल्दी जा सकते हैं उतनी जल्दी जाएं।
ठीक है। और किसी भी तरह से आप वक्त को बर्बाद न करें, तांत्रिक, ओझा गुनी, नीम हकीम, वैद्य, झाड़ फूक, ये सब के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अभी हाल में ही अभी एक अखबार में एक आया था, एक खबर की एक बच्चे को अस्पताल में सांप काट लिया और वो घर चला गया। घर में भी उसके माता पिता जो उसे हकीम आदि के पास ले गए। विशेष तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है कि लोग अपनी आस्था की वजह से जो देवी देवता या ऐसे पुजारियों ये सब के पास लेके जाते हैं। आपको इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। श्रद्धा अपनी जगह पर है, लेकिन जब कभी भी सांप आदि काटे तो आप सबसे पहले बच्चे को जो है या फिर जो बड़े लोग को भी जो है वो स्वास्थ्य केंद्र में लेकर के जाएं। इसके लिए लक्षण के आधार पर जो एंटी स्नेक वेनम जो है वो दिया जाता है, और इसके साथ साथ जैसे जो 2 तरह के मस्कुलोटॉक्सिक, वेस्कुलोटॉक्सिक जो होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, उसके लिए अलग अलग तरह की इलाज होती है। ठीक, बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको लाभ होगा इस जानकारी से। सांप या बिच्छू काटने से घबराए नहीं और घबराहट में गलत कदम न उठाए, बल्कि सीधे उचित समय पर चिकित्सक से संपर्क करें। आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को शामिल करते हैं। ईमेल के जरिए सवाल भेजा है मनीषा जी ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि इस मौसम में अक्सर उन्हें अचानक से कई जगहों पर त्वचा में खुजली होती है और 10 मिनट के बाद वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन ऐसा अक्सर होता रहता है। तो जानना चाहती हैं कि वो क्या करें। डॉक्टर पूनम। हाँ जी मनीषा जी, जैसे आप अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे थे तो मैंने कहा था कि इस मौसम में एलर्जीज बढ़ जाती हैं, खुजली बढ़ जाती है। खुजली के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला खुजली होती है और 10 मिनट में ठीक हो जाती है। तो लगता है कि इनको छपाकी या अर्टिकेरिया होता होगा, जिसमें छोटे छोटे दाने होते होंगे और उनके कारण इनको खुजली होती होगी। ये इससे कई कारण हैं, पर क्योंकि इस मौसम में हो रहे हैं तो हम यही कह सकते हैं कि मौसम के बदलने में या पसीना के कारण ये दाने हो सकते हैं। तो अपने आप को पसीने से बचाकर रखिए, गर्मी से बचाकर रखिए। फिर भी अगर दाने होते हैं और कुछ घंटे तक रहते हैं और ये फूल जाते हैं, जिसे हम अर्टिकेरिया या छपाकी कहते हैं या ददोड़े कहते हैं, जी। तो इनका त्वचा रोगी विशेषज्ञ से राय लेकर कुछ एंटी एलर्जी दवाइयां होती हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो मनीषा जी, उम्मीद है कि इस सलाह पर जरूर आप अमल करेंगे और आपकी समस्या से आपको छुटकारा भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रदीप, जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रहे थे कि बच्चों को टीका जरूर लगवाना चाहिए, तो किस समय पर किन बीमारियों के लिए टीकाकरण करना जरूरी है बच्चों में, ये बताएं। हाँ, टीकाकरण का हमारे जो प्रोग्राम चलता है वो भारत सरकार और सारे राज्य सरकार सब एक ही प्रोग्राम है, कोई अलग अलग नहीं है। तो जो पैदा होने से आपका जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, BCG टीका लगवा रहे हैं, पोलियो के दवाई पिला रहे हैं, वो होता है। उसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते में टीका लगवाना है। उसमें आजकल 6 तरह की टीका दी जाती है, वो एक ही इंजेक्शन में आ जाता है। तो ऐसे नहीं कि 6 जगह उसको सुई देना पड़ रहा है। तो बहुत सारी सुविधा हो गया। तो उसके बाद फिर 9 महीने में, फिर 15वें महीने में, ऐसे करके उनके पास जो माताएं जिनके बच्चे हैं उनके पास वो कार्ड होगा। कार्ड में जो तारीख डॉक्टर साहब दे रहे हैं और समय के हिसाब से, वयस के हिसाब से आप अस्पतालों में जाइए और वो टीका लगवाइए। वो जो टीके दे रहे हैं ये हमें देखा गया, किस लिए कुछ बीमारियों का टीका निकाला, वो बहुत जानलेवा है और बहुत कॉमन थे, वो बच्चों को हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो आज के दिन में हम लोग काफ़ी सारे, जैसे टेटनस, पहले टेटनस होता था तो सबसे ये तो गया, ये मर जाता था। तो आज हमारे उसको ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिए। इक्का दुक्का कहीं ना कहीं एक मिल जाता है केस, नहीं तो बहुत कम हो गया है। अब उसके जैसे पोलियो भी हमने इरेडिकेट कर दिया अब। तो ऐसे अब मिजिल्स को हम सोच रहे हैं कि उसको भी हम हटा पाएंगे, लेकिन उसके लिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो टीका टाइम के हिसाब से, कार्ड के हिसाब से कोशिश की जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, उनका साथ जरूर दें। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्ते मैम, हमारे डॉक्टर साहब सभी को नमस्कार। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरे 2 सवाल हैं जी। पहला सवाल ये था कि बहुत सारे लोग देखा जाता है कि रात में वो कमरे को बंद करके कोयल वगैरह जलाते हैं मच्छर के लिए। तो ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये पोल्यूशन का रूप नहीं हो सकता या फिर इससे कोई सेहत पे दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था कि बरसात में कहा जाता है कि हमारा जो पाचन तंत्र या फिर पाचन प्रक्रिया है वो
गड़बड़ हो जाती है, तो इसका कारण क्या है और इससे हम कैसे बचाव करें? जी बिल्कुल, डॉक्टर पीयूष। जी, जैसा उन्होंने पहला जो ये सवाल पूछा वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इंडोर पॉल्यूशन इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन द आउटडोर पॉल्यूशन। जो घर के अंदर में जो धुआं और इसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हम लोग ज़्यादातर आउटडोर पॉल्यूशन की जो बात करते हैं। देखिए, और जो इसकी वजह ये है कि जैसे हम लोग एक अगरबत्ती या धूप जलाते हैं, या फिर कई बार जो है वो इन्होंने बताया कि मच्छर को मारने वाली जो कॉइल जला दिया, तो वो जो है कॉइल अगर खिड़कियां और दरवाजे लेकर के बंद करके रखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में वो जो लोग वो उस एटमॉस्फेयर में आता है जिसमें कि आप सांस लेते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो इसको वो नियंत्रित करके रखें, और जहां तक हो इसको जो है वो कम से कम प्रयोग करें, और जब करें तो उसके बाद तुरंत दरवाजे खिड़कियां खोल दें। जी बिल्कुल। नंबर 1 और नंबर 2 उन्होंने पूछा था कि वो पाचन जो प्रक्रिया जो खराब हो जाता है उसका क्या ही है। तो जैसा कार्यक्रम में हम लोग कई बार ऐसा बता चुके हैं कि जो पानी से संबंधित जो बीमारियां होती, चूंकि पानी जो साफ नहीं मिल पाता है, इससे पाचन संबंधित कई ये दिक्कतें हो सकती है, जिसमें दस्त, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया ये कॉमन है। और इसके साथ साथ जो जियाडियासिस की जो बीमारी होती है, एमीबियासिस, जिसमें जो है जो दस्त लगने का ये होता है, तो वो बीमारी ज़्यादा हो जाती है। जी विपिन जी, उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। ईमेल के जरिए भी हमारे दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे हैं। एक सवाल भेजा है अंजलि जी ने राजस्थान से। वो कहती हैं कि उनकी 17 साल की उम्र है और उन्हें पिंपल की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। पिंपल ठीक भी हो जाते हैं तो दाग रह जाते हैं, ऐसे में क्या करें? जी डॉक्टर पूनम जी, देखिए, पिंपल्स जिसे हम एक्ने कहते हैं, ये प्राइम ऑफ यूथ में होता है, यानी कि 13 साल से लेकर 25 साल तक, क्योंकि उस टाइम पर बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। और ये अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जिसकी त्वचा जो है वो ज़्यादा ऑयली होती है। कई तरह के ग्रेड्स होते हैं, कुछ पहले ब्लैक हेड्स होते हैं, फिर दाने हो जाते हैं, उनमें पस पड़ता है, कुछ सिस्टिक लीजन्स, गांठें हो जाती हैं, और अगर जल्दी इलाज नहीं किया जाए तो फिर वो स्कार्स छोड़ते हैं, दाग धब्बे छोड़ते हैं। तो मैं यही उनको कहना चाहूँगी कि पहले तो अपने चेहरे को धोया करिए, कोई कॉस्मेटिक्स नहीं अप्लाई करिए। कुछ लोग कॉस्मेटिक्स अप्लाई करते हैं, उनके कारण भी जो आपके ग्लैंड्स होते हैं उनके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा हेल्दी डाइट खाइए, पानी खूब पीजिए, और जितना हो सके त्वचा जो है ऑयली ना रहे। और त्वचा रोग विशेषज्ञ की राय से इसका इलाज हो सकता है। यही बताना चाहूंगी, जल्दी से जल्दी इलाज करिए, क्योंकि अगर स्कार्स हो जाते हैं या सिवियर पिंपल्स में पिगमेंटेशन हो जाता है तो उनको ठीक करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। जी जी अंजलि जी, मुझे उम्मीद है कि इस सुझाव पर ज़रूर आप अमल करेंगी। जल्द से जल्द उचित इलाज से संभव है कि ये जो दाग धब्बे हो रहे हैं पिंपल की वजह से, इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर स्वस्थ किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बरसात में होने वाली आम बीमारियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर आप भी इस तरह से जुड़ी हुई किसी भी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं और विशेषज्ञ की सलाह चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप ईमेल भी भेज सकते हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। आइए कुछ सवालों को शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है अनिल जी ने झांसी से, और इनका सवाल ये है कि बुखार आने के कितने दिन बाद खून की जांच करा लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, कब करना चाहिए? जी डॉक्टर पीयूष, आप क्या सलाह देना चाहेंगे इन्हें? देखिए, बुखार आने पर ये जरूरी नहीं है कि आपको अपने मन से कोई दिन को देख करके आपको जांच करानी चाहिए, नंबर 1। और जो आमतौर पर बुखार आता है और इस मौसम में जो बुखार आता है उसमें लगभग 7-8 आउट ऑफ 10 70-80% केसेस में ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि जिसमें कि एंटीबायोटिक किसी भी तरह से कारगर नहीं होता है। तो बुखार में केवल उन्हीं
बीमारियों के लिए, उन्हीं बुखार के कारणों के लिए जिसमें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसी चीज़ के लिए आप एंटीबायोटिक आपको लेना चाहिए। आपको जांच कितने समय पे कराना चाहिए, क्या जांच कराना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन्फेक्शन या संक्रमण किस भाग का है। उसके लिए आपको हर एक भाग के लिए जो है कुछ खास तरह के इन्फेक्शन, कुछ खास तरह के जो लक्षण होते हैं, और ये जांच खुद से कभी नहीं कराना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बाद ही कराना चाहिए। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। इंदर सिंह जी उज्जैन मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इंदर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते दीदी मोनालिसा जी नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं। मैं महाकाल की नगरी उज्जैन के पास गांव में मताना कला। मेरा प्रश्न ये है कि एक सामान्य पुरुष को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। पानी पीना जरूरी है, लेकिन कितना पानी पीना चाहिए? जी डॉक्टर पीयूष जी, ये कितना पानी पीना चाहिए ये मौसम पर निर्भर करता है जी। और आमतौर पर जैसे गर्मी के समय में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, सर्दी के समय में कम पानी की पीने की ज़रूरत होती है। स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 2 लीटर ये मिनिमम बता रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से स्वस्थ रहना चाहते हैं और पानी की कोई कमी आपके पास नहीं, आप ऐसे घर पर रह रहे हैं या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, तो कम से कम 6 लीटर का पानी पीना चाहिए। यह मात्रा गर्मी में आपके शरीर से पसीना अगर ज़्यादा निकल रहा हो, धूप या आउटडोर आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, तब और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जी डॉक्टर पूनम, हमने ये भी सुना है कि स्वस्थ त्वचा के लिए भी उचित मात्रा में पानी पीते रहना बेहद ही जरूरी है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो त्वचा झुलस जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है। जी, तो नॉर्मल स्किन वही होती है जिसमें ग्लो हो, वो ड्राई ना हो, झुलस से ना, तो इसमें पानी का बहुत बहुत जरूरी रोल है। जी बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, इस मौसम में हमने देखा किस तरह से पाचन से संबंधी कई तरह की समस्याएं हो जाती है। बच्चों में अक्सर फूड पॉइजनिंग के बारे में भी हमने सुना है, तो इसकी क्या वजह होती है और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? हाँ, बरसात में जैसे कि फूड पॉइजनिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है जी, इसलिए जैसे हमने कहा कि इस दौरान जो खाना हम बना के रख देते हैं वो खराब होना चांसेस ज़्यादा है और जल्दी खराब होता है। जी। बाकी जैसे सर्दियों में आप रख सकते हैं और खा सकते, इसमें बरसातों में और वो जल्दी खराब होने की स्थिति में आ जाता है। तो उसको अगर हम खाएंगे, जैसे पूरी फैमिली सुबह बनाया हुआ अगले दिन खा रहे हैं या रात को खा रहे हैं और खाना खराब हो गया, इन्फेक्टेड हो गया है, क्योंकि पानी भी खराब हो सकता है यूज किया हुआ हो, तो उसमें इकट्ठे पूरे फैमिली फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं। फूड पॉइजनिंग वही पेट में दर्द, उल्टियाँ, खूब उल्टियाँ होती है उसमें, और अगले दिन आपको पतली दस्त होना भी शुरू हो जाता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए उसको हम कैसे उससे बचें। खाना फ्रेश बनाएं, खाना खा लें, उसको रखें ना कि आज बनाए कल खा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर आप बनाएं उसको फ्रिज में रखें और उसको बाद में रात को इस्तेमाल कर सकते हैं फिर गर्म करके। और वो खाना बनाने के समय भी आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। दूसरा जो है पानी भी आप साफ सफाई, जो साफ पानी है उसको ही पीना है, और बरसातों में बल्कि जैसे बाढ़ों की स्थिति में आप उबाल के पिए सबसे बेहतर है। ठीक। और बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं इस दौरान, जो रेडी पटरी और बाहर जो मिल रहे हैं उसको नहीं खाना है, घर में बनाए खाएं। और बच्चे अक्सर यही मांग करते हैं बाहर का खाना खाने का, लेकिन अभी का जो मौसम है वो इससे बचाव का है। आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर पीयूष, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इस मौसम में? जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर कई सवाल आए हैं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जाहिर तौर पर बढ़ेगी तो फिर कई तरह की बीमारियों से भी बचाव हो जाएगा। कोविड काल में भी हमने देखा कि सारा जोर इसी पर था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जाए, तो ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक, जो इम्यूनिटी एक दीर्घकालिक निवेश की चीज है, यह एक दिन में बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और आज के समय में जो है सोशल मीडिया और बाकी चीज में तरह तरह के जो प्रोडक्ट्स जो हैं कि इसे खा लो, 2 गोली खा लो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस झांसे में बिल्कुल ना पड़े। इम्यूनिटी के लिए जैसा डॉक्टर प्रदीप ने बताया था, बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, ये 2 चीज ही आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं। और जिन लोगों को डायबिटीज या दूसरे गुर्दे की बीमारी हो, तो डायबिटीज को अगर आप रेगुलरली आप कंट्रोल रखते हैं
तभी आपकी इम्यूनिटी घटने से बच सकती है और बेहतर हो सकती है। जी डॉक्टर पूनम, इस मौसम में त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ खास सावधानियों के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे या फिर कुछ खास टिप्स? देखिए, त्वचा को ठीक रखने के लिए अच्छी डाइट चाहिए, जिससे बैलेंस डाइट कहते हैं। संतुलित आहार चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, उनका यूज़ करिए, क्योंकि फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे स्किन हेल्दी रहती है। पानी खूब पीजिए, त्वचा को साफ रखिए, और क्योंकि मौसम बहुत ह्यूमिड है, पसीना बहुत आता है, सूती कपड़े पहनिए, रोज नहाइए, जूते बहुत टाइम तक नहीं पहनिए। अगर आप जूते और जुराब पहनते हैं तो इंश्योर करिए कि आप गीले जुराब ना पहने, क्योंकि जहाँ गीलापन होगा वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाएगी। जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बहुत सारे सवाल है जो आ रहे हैं, कुछ सवालों को यहाँ पे शामिल करते हैं। वर्तिका जी ने सवाल भेजा है कोटा राजस्थान से, और ये कहती हैं कि इनका जो बच्चा है वो 6 साल का है और उससे लगातार या तो खांसी हो रही है या गले में खराश बनी रहती है, ऐसे में क्या करें? तो डॉक्टर प्रदीप, आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? हाँ, जैसे बताया कि 6 साल का बच्चा है, बार बार खांसी और ये है, उसमें हमें 2 चीज़ें देखते हैं। बच्चों में जो आम तौर पे जो ऐसे इन्फेक्शन है कॉमन है, वो हो सकता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो या फिर एलर्जी, जो कि बार बार होता है, खास करके एलर्जिक जो है उसके वजह से। जैसे हम उसको ब्रोंकियोलाइटिस भी कहते हैं, कभी वायरल इन्फेक्शन होके, कभी कभी जिसके जैसे आस्थमा है 6 साल में वो पता लगता है कि आस्थमा भी किसी को हो सकता है। तो जिसमें आस्थमा में, लेकिन एक चीज़ है, अगर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ नहीं है, छाती धस नहीं रहा है, सांस लेने में या छोड़ने में बच्चे को दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसे खांसी जुकाम आ जाना आम बात है, साल में 5 से 6 बार आ जाना ये कॉमन हम ले लेते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। वही पौष्टिक आहार देना है, साफ सफाई रखना है, साफ खाना देना है, साफ पानी पिलाना है। बाकी अगर एक बार अगर बार बार हो रहा है, कह रहे हैं, एक बार डॉक्टर की सलाह लीजिए कि अस्थमा तो नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम में खासतौर पे हमारे जो किसान साथी हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि जिस स्थिति में रहते हैं, कई बार उन्हें साफ पानी नहीं मिल पाता है, कभी दूषित भोजन की समस्या आ जाती है और लगातार नमी या ह्यूमिड स्थितियों में उन्हें रहना पड़ता है, तो कुछ खास सुझाव जो आप उन्हें देना चाहेंगे इस मौसम में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है बचाव जो है वो इलाज से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। और बचाव के लिए जो, अगर आप जो वाटर बॉर्न डिजीज है उसके लिए आप साफ पानी पिए जहाँ तक संभव हो, नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि आप जो बिल्कुल फ्रेश भोजन, घर का बनाया हुआ भोजन करें, और जो खेत में काम करते समय आप विशेष तौर पर जो कीड़े मकोड़े और सांप इत्यादि से आप सावधान रहें। अगर कभी ऐसा काट लेता है तो आप नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के जो प्रॉपर इलाज है वो करवाएं, और किसी भी तरह से जो झाड़ फूंक और इत्यादि के आप झांसे में या इस जैसा काम में आप ना पड़ें। बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप, चलते चलते बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आपको सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के एक्चुअली क्या होता है कि न्यूबॉर्न के लेके अब 18 साल तक हो गया है, तो अलग अलग बच्चे, जैसे एक बच्चा कोई आपके घर में इसी दौरान कुछ डिलीवरी होता है, माँ का दूध देना वो सबसे बड़ा प्रतिषेधक व्यवस्था है, उसमें इम्यूनिटी बढ़ता है, माँ का दूध। दूसरा हो गया टीका, टाइम के टाइम टीका लगवाना है। तीसरा है जैसे 6 महीने के बाद, 6 महीने तक अपना माँ का दूध, उसके बाद पौष्टिक आहार माँ के दूध के साथ साथ, ना कि माँ के दूध बंद करके फिर आहार देना शुरू। वो आहार में भी आजकल जो कंपनियों ने अपना अपना आहार बेच रहे हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आप जो खाते हैं, माँ बाप जो खा रहे हैं दाल चावल, उसी को उसको मैश करके खिलाना है। और जैसे बच्चा बढ़ता रहता है, उस टीके के साथ साथ पौष्टिक आहार देना है, उसमें बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। साफ पानी, साफ खाना, टीका, ये इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो ये जो मौसम है इसमें स्वच्छता का ध्यान रखना हर लिहाज से जरूरी है, चाहे खाने पीने की बात हो या अपने आसपास की बात हो, तो स्वच्छता का ध्यान, साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर पूनम और डॉक्टर प्रदीप, आप तीनों ने हमें बहुत अच्छी जानकारियां दी है आज के इस कार्यक्रम में। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं इन जानकारियों से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। इस कार्यक्रम से संबंधित आप पे अगर कोई सुझाव है या फिर किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, आप सवाल भेजना चाहते हैं, तो आप पत्र लिख सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक स्वस्थ रहें, मंगल रहें और हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अपने बिजी डे को दीजिए